किसी जमाने की बात है। रामेश्वर नाम का एक किसान चिंतपुर गांव में रहता था। उसके 4 बेटे थे। खेती बाड़ी करके वो अपना गुजारा करते। किसान के पास 10 बीघा ज़मीन थी जिस पर गुजारे लायक खेती हो जाती थी। बड़ा परिवार होने के कारण रामेश्वर हमेशा अपने बेटों के भविष्य के बारे में चिंता में रहता था। हालांकि उसके बेटे खेती बाड़ी में उसका हाथ बटाते थे। चारों बेटे अब जवान हो चुके थे। रामेश्वर चारों का ब्याह करना चाहता था, परंतु वो सोचता था कि इतनी कम खेती की ज़मीन और चारों बेटे भी उसी ज़मीन पर निर्भर रहेंगे तो उनके परिवारों का निर्वाह कैसे होगा। उसकी इच्छा थी कि उसके बेटे खेती के अलावा भी कोई और व्यापार शुरू करें ताकि वे एक अच्छा जीवन बिता सकें। रामेश्वर अक्सर अपनी पत्नी से भी इस बारे में बात किया करता था, परंतु उसे इस समस्या का कोई हल नहीं मिल रहा था। एक दिन की बात है, वो अपने मित्र के पास गया जो कि उस गांव का मुखिया भी था। मुखिया ने कहा, रामेश्वर, मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ कि तुम अक्सर चिंता से घिरे हुए रहते हो। मुखिया जी, आप तो जानते ही हैं कि मेरे 4 जवान बेटे हैं और चारों शादी के लायक हो चुके हैं। मैं उनकी शादी करना चाहता हूँ, लेकिन ना तो मेरे पास इतना धन है और वे चारों भी सिर्फ खेती के काम पर ही निर्भर हैं। अगर वे योग्य होते तो साथ ही साथ कोई और व्यापार भी शुरू करके अपनी आमदनी बढ़ा सकते थे, परंतु इस मामले में वे बिल्कुल ही लापरवाह हैं। मुखिया ने कहा, दोस्त, तुम परेशान मत हो, समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। बाकी मेरे पास तुम्हारे लिए एक योजना है जो इस समस्या का हल बन सकती है। बस तुम वैसा ही करना जैसे मैं तुम्हें कहूँगा। मुखिया ने अपनी योजना रामेश्वर को समझाई। योजना सुनकर रामेश्वर को कुछ अच्छा महसूस हुआ। अब वो निश्चिंत होकर अपने घर चला गया। उसने अपने चारों बेटों को बुलाया और कहने लगा, मेरे बच्चों, अब समय आ गया है जब हमें एक दूसरे की सहायता करके जीवन बिताना चाहिए। यदि मैं आज ही तुम चारों की शादी कर दूं, तो हमारा परिवार इस लायक भी नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को उठा सकें। तुम सब जानते ही हो कि हमारे पास 10 बीघा ज़मीन है। इतनी ज़मीन में जितनी पैदावार होती है उससे हमारा गुजारा चलता है। मैं चाहता हूँ कि हम अपनी ज़मीन और आमदनी को बढ़ाएं। क्या तुम में से कोई कुछ ऐसा उपाय बता सकता है कि जिससे ये संभव हो सके। सबसे बड़े बेटे ने कहा, पिताजी, यदि हमारी 10 बीघा ज़मीन से पैदावार बहुत ही कम है तो क्यों ना हम ये ज़मीन बेच दें और किसी दूसरी जगह पर ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन खरीद लें, जिससे कि हमारी आमदनी बढ़ जाए। बेटे की बात सुनकर रामेश्वर कुछ चिंता में पड़ गया और बोला, बेटे, ये ज़मीन हम अपनी पिछली 7 पुश्तों से बोते आ रहे हैं। यदि हम अपनी पुश्तैनी ज़मीन बेच देंगे तो गांव में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। लोग हंसेंगे हम पर। रामेश्वर ने बाकी तीनों बेटों से भी यही सवाल पूछा और बाकी तीनों बेटों के जवाब भी उसे निराश करने वाले ही मिले। उनकी बातों से रामेश्वर खुश नहीं था। अगले दिन वो फिर से अपने मित्र मुखिया के पास गया और कहा, दोस्त, मैं अपने बेटों को समझाना चाहता हूँ, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं। तुम्हें तो मालूम है, खेती तो किस्मत की बात है। बारिश हुई तो फसल अच्छी होगी और नहीं तो सब बर्बाद है। मुखिया ने कहा, रामेश्वर, तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक और उपाय है। इस बार तुम्हें निराशा नहीं होगी। ये कहते हुए मुखिया ने अपनी बात रामेश्वर को समझा दी। मुखिया की बात सुनकर रामेश्वर को बहुत ही संतुष्टि हुई। वो अपने घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपने चारों बेटों को बुलाया और उनसे कहा, बेटों, मैं 1 सप्ताह के लिए गांव से बाहर जा रहा हूं। मुझे शहर में कुछ खास काम है और मैं ये चाहता हूं कि मेरी गैर हाजिरी में तुम लोग अपना और अपनी माँ का और इस घर का अच्छी तरह से ख्याल रखना। अगले दिन रामेश्वर सुबह उठते ही सफ़र पर जाने के लिए तैयार हो गया। उसकी पत्नी ने रास्ते के लिए कुछ खाना उसे बांध कर दे दिया।
उसी दिन जब रामेश्वर का बड़ा बेटा अपने घर के बाहर खड़ा था तो एक अजनबी आदमी वहां पर आया और बोला, क्या घर पर कोई है? जी कहिए, आपको क्या काम है? मैं पास के ही गांव से आया हूँ। मेरे खेत काफ़ी समय से बोए नहीं गए हैं, इसीलिए उनमें बड़े बड़े बांस के झाड़ उग आए हैं। मैं चाहता हूँ कि उन बांस के झाड़ को हटवा दूँ और अपनी ज़मीन को खेती लायक बना सकूँ। क्या कोई ऐसा आदमी है जो ये काम कर सकता है? बड़े लड़के ने ध्यान से सारी बात सुनी और कहा, श्रीमान, यदि आपके खेतों में बहुत से बांस के पेड़ उग आए हैं तो आप इन्हें काटकर शहर में क्यों नहीं बेच आते? वहाँ पर आपको इसके बहुत ही अच्छे दाम मिल जाएंगे और मुनाफा भी होगा। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है बेटा, लेकिन अब इस उम्र में मैं ये सब झमेला नहीं करना चाहता। तुम ये बांस काट लो और अपने पास रख लो। बड़े बेटे को ये प्रस्ताव बड़ा ही अच्छा लगा और वो बांसों को बेचकर उनसे होने वाले मुनाफे के बारे में सोचने लगा, और ये भी कि बांसों को शहर तक ले जाने में कितनी लागत आएगी। कुछ देर सोचकर वो बोला, ठीक है चाचा, मैं कल सुबह अपने भाइयों के साथ आपके खेतों पर आ जाऊंगा और आपका काम कर दूंगा। ठीक है, मैं कल तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। उसी शाम बड़े भाई ने बाकी भाइयों से कहा कि कल हमें एक बहुत ही ज़रूरी काम करना है और उस काम से हमें बहुत सारा धन भी मिल जाएगा। हम सारा धन आपस में बांट लेंगे। सारे भाई काम पर जाने को तैयार हो गए। अगली सुबह चारों भाइयों ने रात दिन एक करके बांस के सारे पेड़ काट डाले जो उन खेतों में थे। वे बांसों के गट्ठड़ बनाकर अपने घर ले आए। घर पहुंचकर बड़े भाई ने कहा कि यदि हम सबकी शादी हो जाए तो इतनी कम ज़मीन में हमारा गुजारा नहीं हो सकता। इसीलिए मेरा विचार है कि इन बांसों को हमें शहर में बेच आना चाहिए और उससे जो भी धन मिलेगा उससे कोई ना कोई व्यापार शुरू करना चाहिए जिससे कि हमारी आमदनी बढ़ सके। सारे भाई इस बात पर राजी हो गए। अगली सुबह जब वे लोग अजनबी के खेतों से लाए हुए बांसों को शहर ले जाने की तैयारी कर रहे थे तो दूसरा भाई आया और बोला, भाइयों, बजाय शहर में जाकर अपने बांस बेचने के हम यहीं पर बांस बेच सकते हैं। मुझे एक व्यापारी मिला है जो ऊंचे दामों पर बांस खरीद लेगा। वो मेरे साथ आया है। उसने व्यापारी का परिचय बाकी भाइयों से करवाया। व्यापारी ने कहा, मैंने कल ही तुम लोगों को बांस लाते हुए देख लिया था, पर मैं नहीं जानता था कि तुम इन्हें बेचना चाहते हो। मैं इन बांसों को अच्छे दामों पर तुमसे खरीद लूँगा। तुम्हें शहर नहीं जाना पड़ेगा। बोलो, तुम्हें मंजूर है? जी, आपका प्रस्ताव तो अच्छा है। हम सभी एक बार आपस में सलाह कर लेते हैं, उसके बाद आपको बता देंगे। ये बात सुनकर व्यापारी वापस चला गया। तब बड़े भाई ने सभी भाइयों को इकट्ठा किया और वे सब आपस में सलाह करने लगे कि बांस को इस व्यापारी को बेचना चाहिए या शहर में जाकर बेचना चाहिए। तब तीसरे भाई को शहर जाकर बांस के दामों का पता करने के लिए भेजा गया। अगले दिन तीसरा भाई जब शहर से वापस आया तो उसने बाकी भाइयों से कहा कि भाइयों, शहर की मंडी में मैंने बांस के दाम पता किए हैं, परंतु वहाँ पर कुछ व्यापारियों ने मुझे एक बात बताई है, और वो ये कि यदि हम बांसों की जगह पर बांस से बना हुआ सामान शहर की मंडी में लाएं, जैसे कि बांस की चटाई, बांस की टोकरी, तब हमें और भी ज़्यादा दाम मिल सकते हैं, यानी हम ज़्यादा धन कमा सकते हैं। तुम ठीक कहते हो भाई, यदि हम अपने बांसों से चटाई या टोकरी बना सकें तो हम ज़्यादा मुनाफा और ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन समस्या तो ये है कि हमें बांस की टोकरी या बांस की चटाई बनाना नहीं आता। सभी भाई अभी आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उनकी माँ वहाँ पर आई। वो उनकी बातें सुन रही थी और बोली, बांस की चटाई बनाना कौन सी बड़ी बात है, मुझे ये कला आती है और मैं तुम लोगों को भी सिखा सकती हूँ। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चारों भाई अपनी माँ के साथ
बांस की चटाइयाँ बनाने में लग जाते हैं। इतने में रामेश्वर अपनी यात्रा पूरी करके घर वापस आ जाता है और अपने परिवार को ये सब करता देखकर हैरान रह गया और बोला, कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। बड़ा भाई अपने पिता के पास आया और उसे सब कुछ बता दिया। सारी बातें जानकर रामेश्वर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। बेटों की समझ में नहीं आया कि पिता क्यों मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अपना काम जारी रखा और बांस की चटाइयाँ और टोकरियाँ बनाने में लगे रहे। जब सारा माल बनकर तैयार हो गया तो एक व्यापारी सारा माल खरीदने के लिए उनके घर पर आया, परंतु तीसरा भाई जो कि शहर की मंडी का सारा हाल जानकर आया था, उसने कहा, श्रीमान, हम अपना माल आपको नहीं बेचेंगे, आप इसके लिए हमें माफ़ कर दीजिए। हमने बड़ी ही मेहनत से बांस का ये सारा सामान बनाया है, हम इसे आपको नहीं बेचेंगे बल्कि खुद इसे बेचेंगे। व्यापारी ये सुनकर बड़ा ही हैरान हुआ और बोला, मेरे दोस्तों सुनो, सामान बनाना आसान होता है परंतु उसे बेचना बड़ा ही मुश्किल काम है। इसके लिए बहुत सारा समय और अनुभव चाहिए होता है। मुझे लगता है कि तुम लोगों को अपने फैसले पर एक बार फिर से सोचना चाहिए। आप उसकी चिंता ना करें। अभी कुछ दिन पहले तक हमें बांस के पेड़ कैसे काटते हैं ये नहीं पता था, लेकिन हमने सीख लिया। हमें ये भी नहीं पता था कि बांस की चटाई कैसे बनाते हैं, हमने वो भी सीख ली। हमें बांस की टोकरी बनानी नहीं आती थी, हमने वो भी सीखी। इसी तरह से हमें माल को कैसे बेचना है वो भी सीख लेंगे। व्यापारी उनकी बात सुनकर वहाँ से चला गया। बाकी भाइयों को भी तीसरे भाई की बात सही लगी। इतने में उनके पिता रामेश्वर वहाँ पर आए और मुस्कुरा कर चले गए। फिर रामेश्वर अपने मित्र मुखिया के पास गया और मुखिया ने मजाक मजाक में कहा, कहो रामेश्वर, तुम्हारा शहर का सफ़र कैसा रहा। रामेश्वर उसकी बात पर हंसने लगा। मुझे विश्वास नहीं होता मुखिया जी कि आपकी योजना का इतना असर होगा और मेरे बेटे बहुत समझदार हो गए हैं। मैं तुम्हारा बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूँ। अरे धन्यवाद नहीं, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। बताओ दोस्त, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। तुम्हारे घर पर जो अजनबी आदमी आया था वो कोई और नहीं बल्कि मेरा ही एक रिश्तेदार था। इनकी एक बेटी है जो शादी के लायक हो चुकी है। ये अपनी बेटी की शादी तुम्हारे ही किसी बेटे से करना चाहते हैं। रामेश्वर मुखिया की बात सुनकर हैरान रह गया। मैं नहीं जानता था कि जो अजनबी मेरे घर पर आया था वो तुम्हारा रिश्तेदार था। सचमुच ये तो चौंकाने वाली बात है। मुझे इनकी पुत्री के साथ अपने बेटे का विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु आपको ये सच मालूम होना चाहिए कि मेरे बेटों ने अभी नया नया व्यापार शुरू किया है और वे इतने धनी भी नहीं हैं। उस अजनबी ने कहा, मैंने आपके बड़े बेटे के साथ जब बात की थी तो उसके बात करने के ढंग से मैं बहुत ही प्रभावित हुआ था और मुझे उसी के साथ अपनी बेटी का ब्याह करना है। रामेश्वर ये सुनकर बहुत ही प्रसन्न हो गया। वो बोला, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, परंतु मैं अपने सभी बेटों की शादी एक साथ करना चाहता हूँ। तभी एक और आदमी वहाँ पर आ पहुँचा। तब मुखिया ने कहा कि इनका नाम वीरप्पन है और इनकी भी एक सुंदर और सुशील कन्या है। ये अपनी बेटी का ब्याह आपके दूसरे बेटे के साथ करना चाहते हैं। रामेश्वर हैरान था कि सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी से हो रहा था। वह बोला, तो उन तीसरे और चौथे व्यापारियों का क्या? वे भी तुम्हारे ही दोस्त होंगे? क्या उनकी भी बेटियां हैं जिनकी शादी वो मेरे बेटों के साथ करना चाहते हैं? उसी समय वो दोनों व्यापारी भी वहां पर आ पहुंचे और बातचीत में शामिल हो गए। तीसरे व्यापारी ने कहा, मेरी भी एक बेटी है जिसे मैं आपके घर पर ब्याहना चाहता हूँ। और चौथे आदमी ने भी कहा, मैं भी एक बांस का व्यापारी हूँ और अपनी बेटी का रिश्ता आपके घर करना चाहता हूँ। रामेश्वर तो अब बहुत ही हैरान और परेशान सा हो चुका था। वो कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं था। तब उसके मित्र मुखिया ने कहा, मैंने ही ये सारी योजना बनाई थी जिससे कि तुम्हारे बेटों को
अपनी जिम्मेवारी का एहसास भी हो जाए और साथ ही साथ उनके विवाह भी तय हो जाएं। रामेश्वर सारी बात समझकर अपने मित्र से बोला, धन्यवाद मुखिया जी, मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। अगले दिन वो चारों भाई शहर के बाजार में गए और अपना सारा माल बेच आए। घर पहुंचकर उन्होंने कमाया हुआ धन अपने पिता को दे दिया। बड़े भाई ने कहा, पिताजी ये हमारी पहली मेहनत की कमाई है, आप हम चारों में इसे बांट दीजिए। पिता ने कहा, बेटा तुम्हें सबसे पहला काम ये करना है कि तुम इन पैसों में से उन बांसों का मूल्य चुका आओ जो तुम लोगों को उस अजनबी आदमी ने दिए थे। परंतु पिताजी वो तो उसने हमें मुफ्त में दिए थे, उसका पैसा तुम्हें वापस कर देना चाहिए बेटा, क्योंकि हर कोई तुम्हें मुफ्त में बांस नहीं देगा। यदि तुम भविष्य में दोबारा ये व्यापार करना चाहते हो तो तुम्हें बांस खरीदना ही पड़ेगा। परंतु हम दोबारा ये व्यापार क्यों करेंगे पिताजी, हमने तो ये सब सिर्फ इसलिए किया था कि बांस हमें मुफ्त में मिल गया था। रामेश्वर मुस्कुराया और बोला, बेटा तुमने इन 10 दिनों में इतना धन कमा लिया है जितना मैं 5 साल में खेती करके भी नहीं कमा पाया। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुमने जो भी सीखा है उसका इस्तेमाल करके धन कमाओ और जीवन में उन्नति करो। सारे बेटों की समझ में ये बात आ गई। उन्होंने इस व्यापार को शुरू किया। वे बांस खरीदते, उसका सामान बनाते और शहर में बेचकर पैसा कमाते। जैसा कि रामेश्वर ने अपने मित्र मुखिया से वादा किया था कि चारों भाइयों का विवाह एक ही साथ और उन चारों व्यापारियों की बेटी के साथ किया जाएगा, और ऐसा किया भी गया। इसके बाद पूरा परिवार एक सुखमय जीवन बिताने लगा।